किताब टॉक्स की इस नई और बेहद खास गहन चर्चा में सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज का विषय ना एक ऐसे विरोधाभास पर गहराई से विचार करेगा जो आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी पहेली बन चुका है। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी पहेली। सही कहा। हाँ, जरा सोचिए आज की दुनिया में एक आम इंसान के पास क्या नहीं है। रहने के लिए एक सुरक्षित वातानुकूलित घर है, दुनिया भर की जानकारी देने वाला तेज इंटरनेट है, और एक उंगली के इशारे पर खाना दरवाजे तक पहुंचाने वाली अनगिनत ऐप्स भी हैं। बिल्कुल सब कुछ है। लेकिन इन सब के बीच ना एक अजीब सी बात होती है। इतनी सारी सुख सुविधाओं और गैजेट्स के ढेर के बीच भी एक गहरा खालीपन महसूस होता है, एक अजीब सा सन्नाटा। और आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य इसी विरोधाभास की परतों को उधेड़ना है। ये पूरा विश्लेषण किताब टॉक्स के शानदार नोट्स और सेबेस्टियन जुंगर की बेहद प्रभावशाली किताब ट्राइब पर आधारित है। ट्राइब। हाँ, हम मानव इतिहास के उस दौर में जी रहे हैं जहां भौतिक रूप से इंसान शायद सबसे ज्यादा सुरक्षित और संपन्न है। बीमारियां कम हुई हैं, जीवन प्रत्याशा बढ़ी है, लेकिन अगर मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के आंकड़े देखें तो आंकड़े डराने वाले हैं। बिल्कुल, शायद इंसान पहले से कहीं ज्यादा अकेला हो गया है। आज हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे आधुनिकता और सुविधा की इस अंधी दौड़ में हमने कुछ बहुत ही बुनियादी मानवीय जरूरतों को पीछे छोड़ दिया है। एक ऐसी जरूरत जिसे कोई तकनीक या ऐप पूरी नहीं कर सकती। एकदम सही। यही इस पूरे विषय का सबसे बड़ा हुक है। समस्या ये कतई नहीं है कि आज सुविधाओं की कमी है। हमारी अलमारियां महंगे कपड़ों से भरी हैं, फ्रिज तरह तरह के पकवानों से भरे हैं, बैंक अकाउंट्स में भी एक हद तक सुरक्षा है। हाँ, सुरक्षा है, लेकिन जीवन में समुदाय यानी कम्युनिटी की भारी कमी हो गई है। हम सुनने वालों के लिए इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि इंसान को असल में लग्जरी नहीं बल्कि लोगों की जरूरत है। लोगों की जरूरत है। इसी विचार के साथ इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये जो खालीपन है ना, वो किसी नई कार, नए स्मार्टफोन या किसी महंगे वेकेशन से नहीं भर सकता। वो चीजें बस कुछ दिन की खुशी देती है। बिल्कुल, क्योंकि ये खालीपन भौतिक नहीं है बल्कि पूरी तरह से सामाजिक और मनोवैज्ञानिक है। ये एक ऐसी भूख है जो गैजेट से नहीं बल्कि इंसानी स्पर्श और सच्चे जुड़ाव से मिटती है। चलिए सबसे पहले इस बुनियादी अवधारणा को खोल कर देखते हैं। ये ट्राइब या समुदाय आखिर है क्या? मेरा मतलब है, अगर समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाएं तो प्राचीन समय में इंसानी जीवन का ढांचा कैसा हुआ करता था? बहुत अलग था। हाँ, क्योंकि आज जिस तरह से इंसान अपने अपने कमरों में बंद होकर घंटों स्क्रीन घूरता रहता है, विकासवादी इतिहास में तो ऐसा कभी नहीं था। विकासवाद और जीव विज्ञान के नजरिए से देखें तो प्राचीन समय में मनुष्य का अकेले रहना लगभग असंभव था। वो हमेशा छोटे छोटे समूहों में रहता था, जिन्हें हम ट्राइब कहते हैं। हाँ, जिन्हें हम ट्राइब कहते हैं। इन समूहों में अमूमन 40 से 50 लोग होते थे। और सबसे खास बात ये थी कि उस समूह में हर व्यक्ति एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानता था। हर कोई एक दूसरे को जानता था, कोई अजनबी नहीं था। बिल्कुल, उस छोटे से समाज में कोई ऐसा चेहरा नहीं होता था जिसे देखकर अनदेखा कर दिया जाए। हर किसी की एक पहचान थी और हर किसी का एक महत्व था। यानी वहां छिपने की या गुमनाम बने रहने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। कोई गुंजाइश नहीं। और मजेदार बात यह है कि ये साथ रहना कोई शौक नहीं था, बल्कि जिंदा बचने की शर्त थी। एकदम सही बात है। उन दिनों एक अकेला इंसान किसी जंगली जानवर का शिकार बन सकता था या भूख से मर सकता था। इसलिए जिम्मेदारियां पूरी तरह से साझा होती थीं। साझा जिम्मेदारियां। कोई शिकार करता था, कोई बच्चों की देखभाल करता था, तो कोई जंगली जानवरों से बचने के लिए रात भर जागकर आग जलाकर रखता था। और इसी साझा जिम्मेदारी ने ना इंसानी दिमाग को इस खास तरीके से विकसित किया है। जब कोई व्यक्ति अपने समूह के लिए कुछ करता था तो उसका दिमाग उसे डोपामीन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन देकर पुरस्कृत करता था। अच्छा, तो ये जुड़ाव सिर्फ सामाजिक नहीं, बायोलॉजिकल भी है। पूरी तरह से बायोलॉजिकल है। किसी भी बीमारी, भारी हमले या प्राकृतिक संकट के समय पूरा समूह एक साथ एक अभेद्य दीवार की तरह खड़ा होता था। उस समय इंसान की असली ताकत उसके नुकीले हथियार नहीं थे, बल्कि उसका ट्राइब था। हाँ, उसका ट्राइब था। एक दूसरे पर ये गहरी निर्भरता ही उन्हें सुरक्षित रखती थी और उन्हें ये एहसास दिलाती थी कि उनके होने का कोई अर्थ है। सोच कर ही कितना अलग लगता है ना। और आप जरा आज के समय से इसकी तुलना करके देखें। आज शहरों का ढांचा ही पूरी तरह बदल गया है। पूरी तरह से। गगनचुंबी इमारतों में फ्लैट्स एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं। दो परिवारों के बीच बस एक ईंट की दीवार का फासला है। आज हम अपने फोन पर पिज्जा डिलीवरी वाले की लाइव लोकेशन तो ट्रैक कर लेते हैं। ये भी देख लेते हैं
कि वो कौन से चौराहे से मुड़ रहा है। हाँ, लेकिन हमारे ठीक बगल वाले फ्लैट में कौन रहता है, इसका हमें कोई अंदाजा नहीं होता। लिफ्ट में लोग मिलते हैं, नजरें चुराते हुए फोन की स्क्रीन में देखते रहते हैं और बिना एक शब्द कहे अपने अपने दरवाजों के पीछे गायब हो जाते हैं। यही वो बिंदु है जहां आधुनिक समाज का अलगाव शुरू होता है। भौतिक दूरियां भले ही सिमट गई हों, लेकिन मनोवैज्ञानिक दूरियां मीलों लंबी हो चुकी हैं। अगर हम इसे व्यापक, ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ में देखें तो पाएंगे कि पिछले कुछ दशकों में, खास तौर पे औद्योगिक क्रांति के बाद, आधुनिक समाज में इंडिविजुअलिज्म यानी व्यक्तिवाद बहुत तेजी से बढ़ा है। बहुत ज्यादा तेजी से। समाज ने यह सिखाना शुरू कर दिया है कि सफलता का मतलब है पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाना, एक ऐसा मुकाम हासिल कर लेना जहां किसी की जरूरत ही ना पड़े। और इसी ने हमें अकेला कर दिया है। बिल्कुल। इस पूरी तरह से स्वतंत्र होने की अंधी चाह में बिलोंगिंग यानी अपनेपन की भावना उसी तेजी से कम हुई है। और सबसे बड़ा भ्रम तो सोशल मीडिया ने पैदा किया है। हाँ, सोशल मीडिया पर एक इंसान हजारों लोगों से जुड़ा हुआ है। प्रोफाइल पर हजारों फॉलोअर्स और फ्रेंड्स का टैग लगा है। लोग दिन भर एक दूसरे की तस्वीरें लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन वो जुड़ाव बहुत सतही है। बिल्कुल सतही है। अगर रात के 2 बजे कोई आपातकाल आ जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो उन हजारों में से कितने लोग सच में अस्पताल के बाहर या घर के दरवाजे पर खड़े होंगे? शायद एक भी नहीं। यही बात है, ये कनेक्शन बहुत ही उथला है। आर्थिक रूप से इंसान स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन भावनात्मक रूप से शायद दिवालिया हो गया है। इंसान ने अपनी सुविधाओं के लिए अपनी ही समुदाय का सौदा कर लिया है। और इस सौदे का ही नतीजा है कि आज अवसाद, एंग्जाइटी और अकेलेपन की दरें आसमान छू रही हैं। इंसान का दिमाग उस वातावरण में रहने के लिए विकसित ही नहीं हुआ है जहां वो खुद को बाकियों से अलग थलग महसूस करे। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। सेबेस्टियन जुंगर की किताब का एक हिस्सा तो हर आम धारणा को पूरी तरह पलट कर रख देता है। आप उस युद्ध वाले हिस्से की बात कर रही हैं? हाँ, वो बताते हैं कि युद्ध या किसी भयानक प्राकृतिक आपदा के समय लोगों में डिप्रेशन यानी अवसाद का स्तर वास्तव में कम हो जाता है। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। ये सुनकर बहुत अजीब लगता है कि जब चारों तरफ तबाही मची हो, बम गिर रहे हों या इमारतें ढह रही हों, तो लोग मानसिक रूप से बेहतर कैसे महसूस कर सकते हैं? विरोधाभासी लगता है। किताब में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लंदन में हुए द ब्लिट्स का बहुत ही शानदार जिक्र है। जब लंदन पर लगातार बमबारी हो रही थी, तो अधिकारियों को लगा था कि लोग पागल हो जाएंगे और बड़े पैमाने पर मानसिक अस्पताल खोलने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि मनोवैज्ञानिकों ने देखा कि लोगों के मानसिक स्वास्थ्य में अप्रत्याशित सुधार हुआ। ये मनोविज्ञान और मानव विकास का एक बहुत ही गहरा और जटिल पहलू है। इसके पीछे का कारण बहुत स्पष्ट और वैज्ञानिक है। तो ऐसा क्यों होता है? जब कोई बड़ा संकट आता है, जैसे कोई भयानक भूकंप, बाढ़ या फिर युद्ध, तो समाज के वो सारे कृत्रिम विभाजन जो इंसानों ने अपनी सहूलियत और अहंकार के लिए बना रखे हैं, वो अचानक टूट जाते हैं। सारे विभाजन खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन किस जाति या धर्म का है, ये सब कोई मायने नहीं रखता। उस समय लोग एक साझा उद्देश्य से जुड़ जाते हैं। और वो उद्देश्य होता है एक साथ मिलकर किसी भी तरह जीवित बचना। एकदम सही। मतलब वो संकट उन आधुनिक इंसानों को वापस उसी पुराने ट्राइब वाले आदिमानव के ढांचे में ले आता है, जहां सब एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर थे। हाँ, दर्द और त्रासदी के बीच भी एक अजीब सा सुकून मिलता है, क्योंकि अचानक से हर किसी की एक अहमियत बन जाती है। कोई मलबे से लोगों को निकाल रहा होता है, कोई घायलों की पट्टी कर रहा होता है। और उस पल में भले ही शरीर में चोट का दर्द हो, भले ही जिंदगी भर की कमाई से बना घर टूटने का दुख हो, लेकिन वो जो अंदर का गहरा अकेलापन है, वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। क्योंकि तब इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा होता। सही कहा। वो अपने पड़ोसी को मलबे से निकाल रहा होता है, बिल्कुल अजनबियों के साथ अपना बचा हुआ खाना साझा कर रहा होता है। लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। ये बहुत शक्तिशाली बात है। ये साझा संघर्ष इंसान के दिमाग को एक अजीब सी शांति और उद्देश्य देता है, जो शांति उसे सुरक्षित और अकेले फ्लैट में कभी नहीं मिलती। विपत्ति में इंसानियत अपने सबसे शुद्ध और सामूहिक रूप में निखर कर आती है। लेकिन विरोधाभास देखिए, जब यही स्थिति बदलती है तो क्या होता है? इस किताब में सैनिकों का जो बहुत ही भावुक और सटीक उदाहरण पेश किया गया है, वो इस बात को और भी गहराई से समझाता है। सैनिकों का उदाहरण इस पूरी चर्चा का केंद्र है। जुंगर बताते हैं कि कई सैनिक जब युद्ध के भयानक और खतरनाक मैदान में होते हैं, जहां हर पल मौत का साया होता है,
तो वे कम अकेला महसूस करते हैं। लेकिन जब वही सैनिक युद्ध से लौटकर अपने सुरक्षित, आरामदायक और शांत घरों में आते हैं तो डिप्रेशन का ग्राफ अचानक से ऊपर चला जाता है, जिसे पोस्ट वॉर डिप्रेशन कहा जाता है। हाँ, युद्ध के बाद का अवसाद। ये कॉन्सेप्ट सच में झकझोर देने वाला है, क्योंकि ये केवल युद्ध के आघात या ट्रॉमा से जुड़ा नहीं है, बल्कि उस समुदाय के छिन जाने से जुड़ा है। इस पूरी चर्चा का ये सबसे अहम और सोचने वाला हिस्सा है। जरा उस सैनिक के नजरिए से दुनिया को देखने की कोशिश करें। युद्ध के मैदान में हर दिन मौत का खतरा था, गोलियां चल रही थीं, लेकिन वहां एक बहुत ही स्पष्ट उद्देश्य था। बिल्कुल, वहां एक ऐसा अटूट भाईचारा था जहां एक दूसरे के लिए जान तक दी जा सकती थी। अगर एक सैनिक गिरता था तो दूसरा उसे उठाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता था। वहां उनका अपना एक असली ट्राइब था। हाँ, उनका वजूद सिर्फ उनका अपना नहीं था, बल्कि पूरे समूह का हिस्सा था। उनकी हर सांस उनके साथियों के लिए थी। और जब वे वापस आते हैं तो उन्हें मुलायम बिस्तर, लजीज खाना और सारी सुख सुविधाएं तो मिल जाती हैं, लेकिन वो गहरा जुड़ाव, वो जीवन मरण वाला भरोसा उनसे हमेशा के लिए छिन जाता है। वे एक ऐसे समाज में वापस आते हैं जहां हर कोई सिर्फ अपने लिए दौड़ रहा है, जहां सड़क पर कोई गिर जाए तो लोग मदद करने के बजाय उसका वीडियो बनाने लगते हैं। और यही वो सामाजिक अलगाव है जो उन्हें अवसाद में धकेल देता है। वे ये समझ नहीं पाते कि जिस समाज को बचाने के लिए वे लड़ रहे थे, वो समाज इतना बटा हुआ और स्वार्थी कैसे हो सकता है। ये तो किसी को भी परेशान कर देगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि क्या आधुनिक सुख सुविधाएं और ये आरामदायक जीवन शैली इंसान के अंदर के उस सामाजिक जीव को धीरे धीरे मार रही हैं? एक ऐसा जीव जिसे शारीरिक रूप से जीवित रहने से ज्यादा मानसिक रूप से जीवित रहने के लिए अन्य लोगों की जरूरत है, वास्तव में सुरक्षित महसूस करता है। ये सवाल बहुत ही प्रासंगिक है कि सुरक्षा तो पाली गई, लेकिन उसका मूल्य क्या चुकाया गया। तो इन सब का आखिर क्या निष्कर्ष निकलता है? समाधान की ओर बढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, जो भी लोग इस वक्त इस चर्चा को सुन रहे हैं, जो शायद उस खालीपन और अकेलेपन से जूझ रहे हैं जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, उनके लिए इस किताब और स्रोतों में क्या समाधान दिया गया है? इस भागदौड़ भरी स्वार्थी दुनिया में कोई अपना ट्राइब कैसे खोजे? स्रोतों में इसका बहुत ही व्यवहारिक और स्पष्ट समाधान दिया गया है। ये समझने की सख्त जरूरत है कि किसी को हजारों लोगों की भीड़ नहीं चाहिए। सोशल मीडिया वाले हजारों दोस्त नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। इंसान का दिमाग इतने सारे उथले रिश्तों को संभाल ही नहीं सकता। जरूरत है छोटे लेकिन गहरे रिश्ते बनाने की। ऐसे रिश्ते जहां असल में कोई परवाह करता हो। किसी ऐसे समुदाय, किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा बनने की जरूरत है जहां इंसान सिर्फ सुविधाएं लेता नहीं, बल्कि अपना समय और ऊर्जा देता भी है। एक साझा उद्देश्य खोजना बहुत जरूरी है। जैसे कोई स्थानीय चैरिटी में काम करना हो। हाँ, या अपने मोहल्ले को सुधारने का कोई अभियान हो, कोई खेल का क्लब हो, या कोई ऐसा समूह जहां लोग सच में एक दूसरे की परवाह करते हों। और जहां किसी के ना आने पर उसकी कमी गहराई से महसूस की जाती हो। यही एक असली ट्राइब की पहचान है। मतलब स्वतंत्र होने के इस जुनूनी विचार से बाहर आना होगा। ये जो एक आधुनिक मिथक बना दिया गया है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, शायद यही आज की सबसे बड़ी बीमारी है। इसी मिथक को जड़ से उखाड़ना होगा। सिर्फ इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र होने पर जोर देने के बजाय इंटरकनेक्टेड यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ बनने पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम अकेले रहने के लिए बने ही नहीं हैं। विकासवादी जीव विज्ञान भी चीख चीख कर यही कहता है कि मनुष्य जैविक रूप से अकेले खुश रहने के लिए नहीं बना है। इंसानी दिमाग की वायरिंग ही ऐसी है कि उसे लोगों की जरूरत है। तो ये जो खालीपन लोग महसूस करते हैं, वो नए गैजेट्स, बड़े घरों या महंगी कारों की कमी से नहीं आता, बल्कि वो सच्चे, गहरे और निस्वार्थ संबंधों की कमी से आता है। और यही आज की इस पूरी गहन चर्चा की सबसे बड़ी और मुख्य सीख है। इंसान को लग्जरी नहीं, लोग चाहिए। बिल्कुल सही, लोग चाहिए। अगर किसी को आज अपने भीतर कोई खालीपन महसूस हो रहा है, अगर लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है, तो ये याद रखना जरूरी है कि उसे कोई नई भौतिक चीज या नया ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए। उसे नए लोगों की, नए और सच्चे जुड़ाव की जरूरत है। जीवन की जो असली ताकत है वो अकेले पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर सेल्फी लेने में नहीं है, बल्कि अपने ट्राइब के साथ मिलजुल कर उस पहाड़ की चढ़ाई करने में है। जुड़ाव ही इंसानी सभ्यता की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी ताकत है। इसके बिना हर उपलब्धि अधूरी है। इसी जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए किताब टॉक्स का हमेशा से ये मानना रहा है
कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ज्ञान साझा करना भी एक तरह का ट्राइब बनाना ही है। सुनने वालों का हमेशा स्वागत है और उन्हें तहे दिल से प्रोत्साहित किया जाता है कि आज की इस चर्चा से जो भी नई दृष्टि मिली है उसे दोस्तों, परिवार और प्रियजनों के साथ साझा करें। हाँ, ताकि और लोग भी इस बात को समझ सकें। क्या पता एक छोटी सी चर्चा किसी के अकेलेपन को दूर करने का जरिया बन जाए और उन्हें अपना ट्राइब खोजने में मदद करे। कल कुछ नया सीखने के लिए वापस जरूर आएं। और जाने से पहले एक अंतिम विचार जो सुनने वालों को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। वो विचार क्या है? अगर आधुनिक जीवन हर चीज, चाहे वो खाना हो, मनोरंजन हो या काम, घर बैठे देकर इंसान को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना रहा है, तो क्या हमारी ये सुविधाजनक आत्मनिर्भरता ही हमारे अकेलेपन की सबसे बड़ी कीमत है? ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या इंसान ने अपनी सहूलियत और शांति के लिए, लोगों की रोजमर्रा की दखलंदाजी से बचने के लिए, जाने अनजाने में अपने ही ट्राइब को खुद से हमेशा के लिए दूर कर दिया है?